हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय छठी। हमारे आसपास की सामग्री मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास की वस्तुएं जो मौजूद हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। उपादानम भवेतिष्य, भवेतिष्य या फिर उसे मुसाया भी कहते हैं। ठीक है। मृत्तिका लोहमेव च मीन्स और होता है। ठीक है। ओके। एक इनके द्वारा ये बातें कही गई हैं, तो ये कही गई हैं रस रत्न समुच्चय द्वारा कही गई हैं 10.3। ठीक है। मूसा या क्रूसिबल, ठीक है, पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पात्र है। अच्छा जी। हाँ ठीक है। क्रूसिबल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। जो जिसमें गलाया जाएगा वो पात्र हो जाएंगे दो चीज़ें, एक मिट्टी के घड़े से बना दिए जाएंगे, मिट्टी से बनाए जाएंगे, और लोहे से बनाए गए होंगे, उनमें गलाए जाते हैं। अच्छे। ठीक। हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ठीक है। देखते हैं कि वो जो हमारे आसपास में जो वस्तुएं मौजूद हैं उनका ऐसा देखते हैं, उनका थोड़े जांच करते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों, और ऐसा इन्हीं में ही क्यों किए जाते हैं। ठीक है। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। ग्रीष्म अवकाश मीन्स जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसके बाद में उसकी अवकाश में छुट्टी, ग्रीष्म की जो छुट्टी के बाद घुलन और शीत। ठीक है। यहाँ पे एक ये जो लड़का और लड़की हैं, घुलन है और एक शीत है, वो अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं कि अब वो जाएंगे अपनी नई कक्षा में। उनकी पहली वाली कक्षा समाप्त हो गई हैं, अब पूरी कर ली हैं, तो अब जाएंगी अगली कक्षा में। ठीक है। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। ठीक है जी। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाई हो? ठीक है। जो लड़की पूछती है शीत कि आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है। ठीक है। और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। दैनिक मीन्स रोज होने वाली चीज़ें। ठीक है। रोज, दैनिक मीन्स हर दिन, मतलब हर रोज। ठीक है। रोज जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती हैं वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक। वो पूछती हैं उनके आकार और रंग क्या क्या हैं, उनके कौन से रंग के हैं, वो उनके आकार कैसे हैं, बताइए जरा। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी है? तो हाँ, हो सकती है। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, जिसका क्या नाम होगा? घुलन नाम होगा, घुलन। ठीक है। एक घुलन पूछता है, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। तो शीत बोलती है, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है, क्या दिक्कत, तुम्हारे पास ही है, मेरे पास भी है। ठीक है। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। सामग्री क्या कहलाता है? किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, जिन पदार्थ से बने हुए हैं जो वस्तु, उसे सामग्री कहते हैं। क्रियाकलाप 6.1। ठीक है। आइए पहचाने। ठीक है। आते हैं और पहचानते हैं। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं। ठीक है जी। बनाते हैं एक सूची, और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। ठीक है। लिख देते हैं। सामग्रियों की पहचान करें। ठीक है। मैं अवलोकन करता या करती हूँ
सामग्री और सामग्रियों जिनसे बनी है। तो हम लिख देते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ, दरवाज़ा लोहे का बना हुआ, मकान सीमेंट रेत गिट्टी से बनी हुई, ठीक है। और भी चीज़ें डाल सकते हैं। हमारी पुस्तक जो कि लकड़ी से बनी हुई, मतलब हमारी पुस्तक पन्नों से बनी हुई है, तो पन्ने पेड़ से आए हुए हैं, तो पेड़ से बनी हुई ये होती हैं। आपके खेलने वाले खिलौने वो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, या फिर लोहे के बने हो सकते हैं, या फिर स्टील के बने हो सकते हैं। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। बिल्कुल। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें और भी जानें सामग्रियों के बारे में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन ओहो हो 7,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। ओहो हो पूर्व के हैं, और गंगा के मैदानों लुहरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में, जो बलूचिस्तान है, ठीक है, में पाए गए हैं। लगभग 4,000 सामान्य संवत पूर्व बीसी, ठीक है, संवत शाक संवत, अच्छा जी, ये सामान्य संवत पूर्व के मतलब बीसी के सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमा के बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, ठीक है जी। रंगाई विविध रंगों की सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है। सजावटी लेप को क्या कहा जाता है? उसे स्लिप कहा जाता है। स्लिप का अनुप्रयोग अच्छा, ये क्या होता है? प्रयोग तो समझ में आता है कि इस्तेमाल करना। अनुप्रयोग क्या होता है? किसी खास दिशा जैसे बनाए जाते हैं उस तरह से हमें प्रयोग करना हो, ठीक है, तो उसे अनुप्रयोग कहते हैं शायद, नहीं तो आप गूगल कर लीजिए। सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिकर्षित हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के लाल सतह पर क्या लिखे गए हैं आप इसकी, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया, ठीक है जी। हंडिया थाली कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था, ठीक है जी, और फिर छलनी से छान कर गूथा जाता था जैसे आटे की तरह, क्योंकि उससे हमें चीज़ें बनानी हैं। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था कि वो वैसे ज़्यादा मजबूत हो जाए, इसीलिए उन्हें भट्टियों में पकाए जाते थे। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ये जो पकी हुई मिट्टी को ना हम लोग टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज तेल घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मतलब अलग अलग प्रयोगों के लिए उन्हें इस्तेमाल किए जाते थे रखने के लिए। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। क्या आप जानते हैं इनमें हमने पढ़ ली, ठीक है। वस्तुओं को समूह में कैसे बांटे? क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाते हैं और वस्तुओं को समूहों में बांटते हैं, ठीक है। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार कैसा है, उसका रंग क्या है, कठोरता क्या है, कोमलता कितनी है,
चमक चमक उसमें कितनी है, धुतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटे। ठीक है, यहाँ पे चरखा है, गिलास है, यहाँ पर कॉर्केट बॉल है, चम्मच है, किताबें हैं, किताब है, यहाँ पे डायरी है। ठीक है, पुस्तकें हैं, यहाँ पे एक कॉपी है, क्लासमेट का हुआ शायद। गमले हैं, ये धूपदानी है। ठीक है, धूपदानी नहीं है, इस पे तो जलाए जाएंगे ऐसा तो। ठीक है, दिए जैसे हैं, बड़े दिए। ये ताला है, चाबी है, कुछ गेंद है। ठीक है, शार्पनर है, अंटा है जो कि खेले जाते हैं, गोली जिसे कहते हैं, पिलास है, पेंसिल है और पेन है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं हमारे पास की वस्तु हैं। चलिए देख लिया हमने। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? बने हुए मटेरियल का कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दे ही देंगे वो लोग। क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह बनाए हैं? नहीं जी, अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनके आधार तो कुछ भी ले सकते हैं। क्या पता हमने जो लिए हैं कि वो ये जो स्केल बने हुए हैं, ठीक है, वो ले लिए हैं कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो कोई ले सकता है कि इस पे धारी धारी से जो लिखे हुए हैं वो काला ले लिए हैं, उजला सफ़ेद ले लिए हैं। तो इन तरह की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? अलग अलग चीज़ें जानने को सीखा, क्योंकि ये हम जान सकें कि हम लोग अलग अलग अगर पैमाने लेते हैं किसी चीज़ को ऐसे अलग अलग करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बार देखा जाता है, आ जाते हैं उनमें। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग क्या किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है, बिल्कुल। अगर दिया है तो दिया तो मिट्टी से भी बनाई जा सकती है, प्लास्टिक से भी बनाई जाती हैं, या लोहे से भी बनाई जा सकती हैं दिया। ठीक है, स्केल ही है, स्केल को हम किस चीज़ से बनाए जा सकते हैं? प्लास्टिक से बना सकते हैं, लोहे से बना सकते हैं, स्टील की से बना सकते हैं, लकड़ी का बना सकते हैं। तो ठीक है, अलग अलग वस्तुओं से भी, सामग्रियों से भी बना सकते हैं एक ही चीज़ को। और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, मिट्टी से आप दिया बनाइए, मिट्टी से आप घड़ा बनाइए, मिट्टी से आप एक थाली बना लीजिए, मिट्टी से आप बर्तन बना लीजिए जिसमें बहुत सारे अनाज रखे जाते हैं, वो बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। तो वर्गीकरण क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? जो हम लोग अगर पूछ दिया जाए कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को, जो बहुत सारी वस्तुएं हैं उसी को अपने समूह में ऐसा व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 6.3, आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। गिलास बनाने के लिए स्टील, तांबा, एक स्टील के गिलास बनाए जा सकते हैं, तांबा के गिलास बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के गिलास बनाए जा सकते हैं, थर्मोकोल के गिलास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। गिलास बनाए जा सकते हैं किन किन से? 4 आप बताए, तो हम लिखेंगे प्लास्टिक, स्टील, पहला में प्लास्टिक, दूसरे में स्टील, तीसरे में कॉपर, चौथे में हम लिख देंगे थर्मोकोल। तो थर्मोकोल तो भी प्लास्टिक ही है ना एक तरह से। तो ठीक है, इस बार लिख देंगे लोहे के गिलास भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि लोहे की कड़ाही देखे जाते हैं जब आपके घरों में जब बहुत लोगों का खाना बनाने होते हैं, तो वो लोग लोहे के बर्तन लाते हैं, जिनके बर्तन होते हैं जो कि लोहे के बने होते हैं कि वो टूटे ना। ठीक है, इसी तरह हम लोग गिलास पे के भी लिख सकते हैं कि गिलास भी लोहे के बन सकते हैं। ऐसा क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज़ जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा?
बिल्कुल नहीं अच्छा विचार होगा यार, क्या क्या बात कर रहे हो? क्या पानी डालेंगे तो क्या पानी कागज में रह पाएगी? वो तो ख़त्म कर देगी कागज को। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? भाई कपड़े में अगर हम लोग जल रखेंगे तो कपड़े से वो जल बाहर निकल जाएंगे, तो हम लोग नहीं रखेंगे। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि जल को ऐसा धारण कर ले, मतलब जल को वो रख सके। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री को उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर यह है कि हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। उस वस्तु का उपयोग किया जाना है, ठीक है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक के बने हो सकते हैं पेन, धातु के बने हुए हो सकते हैं, और स्याही भी तो होते हैं उनमें, ठीक है। पेन बनाने के लिए स्याही की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे लड़की सोचती है, ये जो लड़की है, ठीक है, वो सोच रही है विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? जी हाँ, अगर फुटबॉल भी गेंद है, फुटबॉल बनाने के लिए रबर, उसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल है, थोड़ा रबर है, सिंथेटिक है, कुछ और भी है। तो अगर कॉर्केट बॉल की कर दी जाए तो वो बहुत हार्ड है, तो उनमें कुछ और सामग्री से बनाए जाते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस बॉल है तो उसके सामग्री के बॉल, उसके बनाने वाले बॉल, उनके सामग्री अलग होंगे, ठीक है। विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो लड़का यहाँ पे कह रहा है, क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? आ, टेनिस खेलने के लिए नहीं 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 नहीं, आंसर है नहीं भाई यार, कैसे खेला जा सकता है? ज़्यादा बाउंस करेगा, ज़्यादा उछाल है रहेगा, तो ऐसा नहीं। क्रियाकलाप 6.4 आई खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन विभिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया, ठीक है। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं, मतलब किसी एक निश्चित ऊंचाई से गिराएं, ठीक है। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती हैं उसे तालिका 6.2 में अंकित करें, ठीक है जी जनाब। उस गेंद को पहचाने जो उसके अधिक ऊंचाई तक उछली है, ठीक है। एक हो गया टेनिस की गेंद, दूसरा होगा क्रिकेट की गेंद, और तीसरा हो गया हस्त व्यायाम की गेंद, जिसे आप अपने हाथों को ना व्यायाम कर सकते हैं। ये स्पॉन्जी बॉल कहते हैं, इसे स्माइली बॉल भी कहते हैं। और टेनिस की जो गेंदें हैं इससे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं अपने घरों में, अपने मोहल्लों में। वैसे विभिन्न परियोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गेंदें, ठीक है। मतलब परियोजनों मीन्स अलग अलग चीज़ों को खेले जाने वाले। तालिका 6.2 गेंदों का उछाल स्तर, ठीक है। टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद, कोई अन्य भी गेंद ले सकते हैं। टेनिस हो गया, फिर टेबल टेनिस आप ले लीजिए, और फिर ले लीजिए, ठीक है, सॉकर, फुटबॉल ले लीजिए, मतलब सॉकर, राइट। खेल की गेंदों के अन्य गुणों, तो यहाँ पे और क्या उछाल बताए जा रहे हैं, तो उछाल किन 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 की ज़्यादा होगी? तो आपकी जो ये क्रिकेट की गेंद है उनमें उछाल कम होगी अपेक्षा टेनिस की गेंद। टेनिस की गेंद सबसे ज़्यादा उछाल में आएगी। हस्त व्यायाम की गेंद सबसे कम उछाल में आएंगी। क्रिकेट की गेंद, फिर हस्त व्यायाम की गेंद, फिर टेनिस की गेंद। टेनिस की गेंद सबसे ज़्यादा उछाल पे रहेगी, ठीक है। अगर सेम निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है गेंदों को तो। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन उनका कैसा, कठोर है या मुलायम है,
और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। अच्छा जी, डायमंड वाले बने हुए हैं इस तरफ ज़्यादा भी। पहला अगर हम लोग रो में लेते हैं, जो क्षैतिज रो है ना, मतलब दाएं बाएं से जो दाएं जो जा रहे हो उस तरफ से अगर दूसरा नंबर लेते हैं तो वो डायमंड की तरह है। अगर दूसरे रो में जाते हैं तो पहला है, तीसरे में जाते हैं तो चौथा है, और चौथे में जाते हैं तो दूसरा है जो कि डायमंड की तरह है, हीरे की तरह बने हुए आकार हैं उनके। ठीक है, चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित कर लें। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, बहुत ही आसानी है। कोई कॉनिकल शेप है, कोई क्यूब शेप है, कोई है जो कि इन्वेलप शेप है। ठीक है, आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, ठीक है, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। जी हाँ, हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किनके आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उनके गुणों के आधार पर। ठीक है जी। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। जी हाँ, मतलब कटोरी कटोरी कटोरी, एक कटोरी दूसरी कटोरी पे रहता है, दूसरा कटोरी तीसरी कटोरी पे रहता है, तीसरा कटोरी चौथे कटोरी, ऐसे ऐसे रखे मतलब जाते हैं। ठीक है, और गिलास, एक गिलास दूसरे गिलास में रहता है, दूसरे गिलास तीसरे गिलास में, ऐसे समय समय से रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे रहते हैं। और आपके घरों में थाली जो है, एक थाली दूसरे थाली पे रहते हैं, दूसरी थाली तीसरे थाली पे रहते हैं, इस प्रकार से थोड़े रहते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, बिल्कुल। दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। सर्दी के गोलियां अगर रखी हुई हैं, उनसे जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक रखी हुई हैं सर्दियों की ही गोलियां, तो एक बॉक्स में रखी हुई हैं, एक जगह पे एक रेक में रखी हुई हैं। और फिर अलग अलग बीमारियों की अलग अलग उम्रों के साथ वैसे ही रखे हुए हैं। ठीक है, अपने एक ही बॉक्स में, एक ही अलमारी में एक जैसे बर्तनों के एक साथ साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें। ठीक है, दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की है। ठीक है, सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं, आइए पढ़ते हैं। उनके भिन्न भिन्न प्रकार के, मीन्स अलग अलग प्रकार के उनके गुण क्या ही हैं। आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। ठीक है, चलिए जानते हैं उनके और भी कुछ गुण। 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें कि उनमें सामग्रियाँ कि उनका बने कैसे हैं। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः मीन्स ऐसा देखे जाते हैं हर बार कि एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं, उनकी सामग्रियाँ अलग अलग दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताज़ा कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल, लोहे अलग हो गए हैं, लकड़ी जो बिना पॉलिश के हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं। वहीं लोहे तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। बिल्कुल, तथापि मतलब इसके बाद भी और मतलब और भी देखें तो लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। बिल्कुल, आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग चीज़ों में हम लोग ऐसा वर्गीकरण करते हैं। कागज़, गत्ता, गत्ता मतलब जो आप सोते हो उसे गत्ता कहते हैं। ठीक है, जिस पे आप सोते हो उस जो नीचे रहती है ना, तो उसे गद्दा जो कहते हैं ना, तो गद्दा नहीं, उसको गत्ता कहते हैं। ठीक है, कागज़, गत्ता, लकड़ी, चाक, तांबे के तार, एल्युमिनियम के पन्नी, एल्युमिनियम फॉयल मतलब, और पीतल, ठीक है, कांच, स्टील इत्यादि से बनी
किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। ठीक है जी, एकत्रित कर लिए हमने। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। ठीक है जी, देख रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? प्रकाश पड़ने पर चमकती है। पीतल पे चमक सकती है? हाँ, चमक सकती है। उनके गठन खुरदरी या चिकनी? उनके गठन, अच्छा जी, खुरदरी है या चिकनी? अगर उनके टुकड़े हैं तो स्टील के, हाँ स्टील के बल्ब भी ऐसा चमक सकते हैं, ऐसा धूप लगने पे, मतलब उस पर धूप ऐसा पड़ता है तो हो सकता है प्रकाश के पड़ने पे। उनके गठन खुरदरी या चिकनी? चिकनी, ठीक है। ये भी बताएं। रंग और ध्यान देने योग्य अन्य वस्तुओं का अवलोकन करें। ठीक है, उनके रंग पर ध्यान दें। ठीक है, और भी चीज़ें पे। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपने नोटबुक में लिखें। ठीक है। जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप धूतिमय, धूतिमय में मतलब चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। कौन सी? संभवतः, सामान्यतः, मतलब कि जो अगर कह दिया जाए आम भाषा में, धातु कौन होते हैं? जिनमें चमक होती है वो धातु होते हैं। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। धातुओं के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। ठीक। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं, मतलब वो अपना लूज कर देती हैं वो अपनी चमक, क्योंकि वो हवा में है, पानी में है, तो उससे ना उनके प्रभाव के कारण वो अपनी चमक खो देते हैं। ये फीकी एवं धूतिहीन दिखाई देने लगती है। धूतिहीन मतलब वो चमकहीन, उनमें चमक नहीं है, दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताज़ी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। जो अभी अभी वो कटी हुई है तो वहाँ पर ही चमक देख पाते हैं। धूतिहीन मतलब चमकहीन सामग्रियों से होती है जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है कि धूतिहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती हैं, मतलब ये अधातु हो गए। धूतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण लेते हैं तो ये हो गए कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि हैं। यहाँ पे एक लड़का पूछ रहा है, क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती हैं? क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती हैं? हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता। अच्छा जी, क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती हैं? नहीं, सभी चमकदार नहीं। सामान्यतः हर कोई, बट हर सभी नहीं, मतलब हर कोई नहीं, हर जो चमकने वाली चीज़ धातु नहीं होते। ठीक है। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता। ओहो हो, नीचे ही लिखी हुई थी मेरी बातें। ठीक है। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। उसी प्रकार कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती हैं। किनसे लेपित की जाती हैं? प्लास्टिक से, मोम से या किसी अन्य पदार्थ से उनकी पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती हैं। वे वस्तुएं, वे धातु, ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं। अच्छा जी, ये जो सामग्रियां हैं वो धातु नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है। कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते, मतलब दबाते हो। संपीड़ित करना मतलब दबाना। ठीक है, दबाते हैं तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियां जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, क्या कहा जा रहा है? एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमिनियम, पत्थर, कील
मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं? हाँ, लकड़ियां आसानी से खरोंची जा सकती हैं, बिल्कुल। जिन जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती हैं। जी हाँ, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है वे कठोर होती हैं वस्तुएं। तथापि और यह गुण सापेक्ष है, ठीक है। तथापि यह गुण सापेक्ष है, मीन्स ये दिख जाएंगे आपको ऐसे करने से, ठीक है। उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। रबर जो रबर होता है वो स्पंज से कठोर होता है। स्पंज जो होता है मुलायम होता है, रबर थोड़ा कठोर होता है स्पंज के तुलना में। पर वहीं रबर कठोर नरम होता है अगर हम लोहे की तुलना में करें, अगर हम लोहे से तुलना करें तो। क्रियाकलाप 6.5 आइए अवलोकन करें। तालिका 6.3 में कठोर अथवा नरम वस्तुएं और सामग्री जिनसे वे बनी हैं, ठीक है। वस्तु हो गए ईंट, जल की बोतल, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर, कोई अन्य भी। कठोर अथवा नरम, ठीक है। ईंट जो है कठोर है, जल की बोतल नरम है, तकिया नरम है, गिलास कठोर है, मेज कठोर है, स्वेटर नरम है, और भी कोई अन्य वस्तुएं ले सकती हैं। सामग्री पकी हुई मिट्टी, अच्छा ईंट जो है पकी हुई मिट्टी की है, जल की बोतल प्लास्टिक की, तकिया कपड़े की, गिलास शीशे की, मेज लकड़ी की, स्वेटर कपड़े की, कपड़े में कॉटन सूती कह देंगे हम लोग। तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक एक करके लें, ठीक है। जो तालिका 6.3 में लिखी हुई थी वस्तुएं जो हमने अभी अभी लिखी थी और बताए थे, उन्हें एक एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर है या नरम, वो तो हमने पता ही कर लिए। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी है, वो भी हमने पता कर लिए। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें, जो कि हमने अभी अभी वैसा बोल के ही लिख दी, समझिए। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, उनमें कठोरता, उनमें कोमलता, उनमें आकार कैसे, उनके रंग कैसे हैं। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं यार। आइए जाने आगे जाने, ठीक है। 6.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें। क ख ग घ, ठीक है। जो क है दीवाल है, दीवाल से हम इस तरफ से उस तरफ हम नहीं देख सकते हैं। का हो गया, खा हो गया जो कि लकड़ी है, तो ये जो पेड़ है जो लकड़ी के बने हुए हैं, तो पेड़ से इस तरफ से उस तरफ हम नहीं देख सकते। का खा हो गया, गैप देखते हैं। खिड़की, खिड़की जो बनी हुई है यहाँ पर जो गिलास की बनी हुई है, गिलास के बने हुए हैं, तो गिलास से आर पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, हम देख सकते हैं इससे। गा था जो कि गेट था, जो गेट बने हुए थे शीशे के। घा था जो कि खिड़की के बने हुए थे। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। वो भी शीशे के ही थे मतलब, तो उससे भी देखे जा सकते हैं। घुलन, सीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। कौन कौन सारे दोस्त खेल रहे हैं? एक घुलन हो गया लड़का, सीत होगी लड़की, और एक सारा है, ठीक है। वो भी अपने दोस्तों के साथ वो लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है, ठीक है जी। एक दीवार के पीछे छुप गया, क्योंकि दीवार से अगर बीच में दीवार है तो दीवार के उसके आगे कौन है खड़ा नहीं पता चल सकता, इसीलिए वो दीवार के पीछे छुपा है। सीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रास्टेड कांच के दरवाजे के पीछे, जिसकी सतह धुंधली होती है, कि वो दिख तो जाएगी कि वो वहाँ पे कोई है, पर ये नहीं पता चलेंगे कि वो कौन है छुपी हुई। वो नीलम है, सोनम है, सारा है, घुलन है, सीत है, कौन है पता नहीं चल पाएंगी।
ठीक है। फ्रस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। शीत का जो छोटा भाई है घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। ठीक है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन कागज। सेलोफेन कागज ये कौन सा कागज है? तो ये है सेलोफेन कागज। आप गूगल करके देख लीजिएगा कि सेलोफेन कागज होते कैसे हैं इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के आधार हैं। ठीक है। घुलन। शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? क्योंकि उनसे देखे नहीं जा सकते हैं कि लुका छिपी खेल रहे हैं। उनमें क्या होता है कि आप छुप जाएं, आप दूसरों को ना देखें, इसीलिए उन तो वो कोई कोई लकड़ी के पीछे कोई छुप रहा, मतलब पेड़ के पीछे छुप रहा, कोई है जो छुप रहे हैं दीवार के पीछे, कोई छुप रहे हैं वैसे दरवाजों के पीछे, जिनसे फ्रस्टेड कांच के पीछे कोई छुप रहे हैं जो कि धुंधली दिखाई पड़ती है। ठीक है। अधिकांश सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। क्या कहे जा रहे हैं? चलिए फिर से पढ़ते हैं। अधिकांश सामग्रियां ऐसी है जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। मतलब कि एक पारदर्शी हो गया जिसे आप एक तरफ से दूसरी तरफ के इंसानों को देख सकते हैं या फिर चीज़ों को भी देख सकते हैं, वो हो गया पारदर्शी। प्रकाश का इस तरफ से उस तरफ चले जाने के कारण आप देख भी सकते हो, तो हो गया पारदर्शी। और एक अपारदर्शी जो आप नहीं देख सकते, प्रकाश इस तरफ से उस तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप नहीं देख पा रहे हो। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। मतलब कि जो प्रकाश है वो पूरी तरफ से पार नहीं कर पा रही है तो आप उसे पारभासी कहेंगे, जिससे आप ना देख नहीं पा रहे हो पूरी अच्छी तरह से कि एग्जैक्ट वो है क्या, वो सटीक वो है क्या चीज़, लेकिन थोड़े थोड़े आप देख रहे हो कि कुछ है, तो उसे पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर और फ्रस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिससे धुंधले दिखाई पड़ते हैं कि कुछ तो है वहाँ पर। चित्र 6.5 को देखें। ठीक है जी, देख लेते हैं। घुलन क में है, शीत ख में है, सारा ग में है। चित्र 6.5 तो यही थे ना? हाँ जी हाँ, चित्र 6.5 ये थे। का खा गा घा ऐसे ऐसे थे। ठीक है। घुलन का में था, शीत ख था, सारा गा था और शीत का भाई घा था। द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचाने और नामांकित करें। ठीक है, इतना कोई है तो नहीं। क्रियाकलाप 6.6 आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। ठीक है, मीन्स उसको अलग अलग वर्ग में डालते हैं, उन्हें डालते हैं, ग्रुप वाइज करते हैं। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो वर्गीकृत करें। ठीक, कांच की गिलास। ठीक है, कांच का गिलास। ठीक है। बटर पेपर। ठीक है, ये पारभासी में आते हैं। रबर, ये रबर हो गए अपारदर्शी। फ्रस्टेड कांच पारभासी। लकड़ी का बोर्ड अपारदर्शी। खिड़की का कांच, खिड़की का कांच मतलब कांच की खिड़की है भाई। तो ये हो गए, ये कौन से में हो गए? ये हो गए कि आपकी पारदर्शी में हो गए, इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। पर डिपेंड करता है, ब्लैक वाला है, ब्लू ब्लैक कांच के आते हैं जो कि खिड़कियों में इस्तेमाल किए जाते हैं आपके घरों में, जिससे दिन में होते हैं एक कि ज़्यादा प्रकाश बाहर में होते हैं, इसलिए आप अंदर से बाहर देख लेते हो। पर रात में अगर प्रकाश बाहर में जो अंधेरा है और अंदर में उजाला है तो बाहर वाले लोग आपके घरों में देख सकते हैं। अगर सिर्फ कांच ही हो, अगर आपके घरों में कर्टेन इस्तेमाल नहीं किए गए हों, मतलब क्या कह सकते हैं, कर्टन को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसे कहते हैं पर्दा इस्तेमाल नहीं किया गया उसके बीच में। तो
पारदर्शी, परिभाषी, अपारदर्शी, जी हाँ हमने बता ही दिए इस सारे के बारे में। यहाँ पे एक सवाल है, क्या जल पारदर्शी है? तो हाँ आंसर है, हाँ है। क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? अपारदर्शी, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। कीचड़ डाल दो पानी में, जैसे कि कांच में देखो कांच के गिलास है, इसमें पानी डाल दो, ठीक है, तो अभी भी इस तरफ से उस तरफ देखे जा सकते हैं कि कुछ ना कुछ है। तो ठीक है, अब क्या करो कि वो जो कांच में जो पानी है उसमें रंग डाल दो या फिर कीचड़ डाल दो, तो उससे जो सामने क्या है वो नहीं दिख पाएंगे क्या है उसके इस पार से उस पार। जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं? मतलब कि आप जैसे कि देख लो कि गिलास में गिलास है, गिलास में ये जो कांच के गिलास में पानी है, ठीक है, और इसकी जो कांच की गिलास की जो सतह पे है, मतलब उसके जो जिस पे रखे गए हैं वहाँ पे एक 5 रुपये के सिक्के रख दो, तो ठीक है, और पानी उसमें डाला हुआ है, अच्छा पानी है सब, मतलब कि तो दिख रहा है कि 5 का सिक्का है नीचे सतह पे, और उसी पानी में अगर हम रंग डाल देते हैं तो क्या पता चल पाता है कि नीचे क्या ही रखे हुए हैं? बिल्कुल नहीं पता चल पाते हैं, तो वैसे अपारदर्शी बन जाते हैं। फिर 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है और क्या नहीं? शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, ठीक है, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया कि बाबू को एनर्जी मिल जाए, हमारा बाबू को, ठीक है, और उसे यह शिकंजी पिलाई, ठीक है जी। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। जो हमारी माता जी ने वो मिलाई, चीनी मिलाई, नमक डाली, और फिर देख रहे हैं कि उसे ऐसा थोड़ी देर पे ना ऐसा चम्मच से घुमा देने के बाद देख रहे हैं कि वो दिख भी नहीं रहा, वो चीनी नहीं दिख रही है, वो नमक नहीं दिख रही है, और साथ साथ वो जो नींबू के जो रस थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें, ठीक है, कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 6.7 आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा, ठीक है, लकड़ी का चूरा, बुरादा जो कह रहे हैं वो हो गया लकड़ी का चूरा, मतलब कि लकड़ी के छोटे 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 जो पार्ट होते हैं ना, तो उसी को बुरादा कह रहे हैं यहाँ पे, लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। मतलब कि अगर पूरा जो गिलास है उसमें सिर्फ ना 2 भाग भरें उसका, गिलास का जो पूरा, अगर 3 गिलास को 3 भागों में बांट दिया जाए तो सिर्फ 2 ही भाग भरें, एक भाग छोड़ दें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, ठीक है, दूसरे में नमक लें, दूसरे में 1 चम्मच नमक लें, तीसरे में 1 चम्मच चॉक पाउडर लें, चौथे में 1 चम्मच रेत लें और 5वें में गिलास में बुरादा डालें, ठीक है, 1 चम्मच। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलन का प्रयोग करने पर क्या होगा। ओके, प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। जी हाँ, कि चम्मच से ना अच्छे से घुल जाएंगे, ऐसे घुमा देने से। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें, ठीक है। तालिका 6.5 जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। सामग्री ये हो गए, चीनी होगी, नमक हो गए, चॉक पाउडर हो गए, रेत हो गए, बुरादा हो गए, ठीक है। पूर्वानुमान हमने ये लगाया है कि जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा, ठीक है। अवलोकन क्या पाएँ कि क्या ही देखने को मिले, जल में अदृश्य हो गया या जल में अदृश्य नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सही, जो पूर्वानुमान अभी के जो हमारे होंगे होंगे वो सही भी हो सकते हैं या फिर गलत भी हो सकते हैं, और अवलोकन में जो आएंगे जो कि वो सटीक आएंगे कि वो ऐसे ही हो गए जैसे होने चाहिए थे उनको। तो अवलोकन अगर हम चीनी का बताएं तो उनका क्या होगा कि चीनी को अगर जल में 1 गिलास के जल में जो कि 3 तिहाई भरे हुए हैं, 2 तिहाई भरे हुए हैं,
2/3 भरे हुए पानी में एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालते हैं और एक चम्मच नमक, फिर 1 चम्मच चॉक पाउडर, रेत, बुरादा, सब अलग अलग 5 गिलासों में डालते हैं, एक चम्मच। ठीक है, तो देखते हैं। तो चीनी में पाए जाते हैं कि चीनी जल में अदृश्य हो गया है, नमक अदृश्य हो गया है। अब चॉक पाउडर अदृश्य नहीं हुआ है, वो चॉक पाउडर दिख रहा है कि देख भाई ये तो उजला बना दिया, ये तो चॉक पाउडर दिख रहा है। रेत दिख जाएगा क्योंकि वो घुलेगा नहीं। बुरादा भी घुलेगा नहीं, तो वो भी अदृश्य नहीं हुआ, मतलब दिखता है। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलने पर पूर्णतः मतलब पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है, जो कि पूरी तरह से वो घुल जाती है, वो पूरी तरह से अपने आप को अदृश्य बना लेती हैं उस पानी में जाने के बाद। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील हैं। ठीक है, चित्र 6.6 ख में देखेंगे। ठीक है, जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। अच्छा जी, एक सवाल है यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या आप जो कुछ भी जल में डालते हैं वह अदृश्य हो जाता है? जो कुछ भी डालते हैं वह अदृश्य हो जाता है? नहीं, कुछ वस्तुएं पानी में डालने पे अदृश्य हो जाती हैं, तो उसे हम घुलनशील कहते हैं। और कुछ वस्तुओं जो पानी में डालने पे वो घुलनशील नहीं होते, जब उसे ऐसा घुमा भी देते हैं चम्मच की सहायता से, फिर भी वो घुलनशील नहीं हो पाते हैं, तो उसे अघुलनशील कहते हैं और वो अदृश्य नहीं हो पाते, मतलब कि वो दिखते ही हैं पूरे पानी में। क और ख ये हो गए चित्र 6.6 के, क्या घुल जाता क्या नहीं। जल में घुलनशील, जी हाँ, पहला जल में घुलनशील था, दूसरा बुरादा डाला हुआ है, तो बुरादा मतलब जो क्या कहते हैं, लकड़ी के जो छोटे छोटे थे वो बुरादे, तो वो तो दिख ही रहे हैं। और पहले जो काम में थे वो क्या थे, चीनी या फिर नमक डाले हुए होंगे या, तो ठीक है, तो वो दिख ऐसे घुल गए। तो ठीक है, क्या घुल जाता क्या नहीं। ठीक है, आप स्वयं ORS बनाएं। ठीक है, आप जाकर बनाने जा रहे हैं ORS। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का ऐसा पूरा जो फुल फॉर्म क्या हो गया, ORS का फुल नेम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग दस्त क्या होता है, दस्त मीन्स होता है ना कि आपको ना ऐसा लैट्रिन ज़्यादा हो रहा है, ऐसा जो आपका जो लैट्रिन भी हो रहा है ना, तो वो हो रहा है पानी की तरह, तो उसे दस्त कहते हैं। या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। निर्जलीकरण, दस्त में क्या होता है ना कि आप सारे पानी अपने बॉडी से ना बाहर निकालने लग जा रहे हो, जैसे आप पॉटी कर रहे हो तो उसमें आप जो अभी जो अगर तंदुरुस्त हो तो उसके पॉटी में ना क्या होंगे कि हार्ड आएंगे। ठीक है, जिससे पानी व्यर्थ बाहर नहीं निकलेंगे। पर आपको अगर दस्त हो गया है तो आप पानी का मात्रा ज़्यादा निकल जाएगा आपके पोटी के साथ, तो ठीक है वही। तो पानी की कमी हो गया ना बॉडी में, उसके इसीलिए RO मतलब ORS लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको दस्त ना हो ऐसा। ठीक है, के उपचार के लिए किया जाता है। ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबाल कर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। अगर आपकी माताजी बीमार हों, आपकी छोटी बहन बीमार हो, आपकी बड़ी बहन बीमार हो, आपके भैया बीमार हो, या फिर आपका छोटा भाई बीमार हो, आपकी दादी बीमार हो, या फिर आपके चाची बीमार हो, आपकी दादाजी बीमार हो, आपके नाना जी ऐसे थोड़े बीमार हो कि उनको दस्त हो गया, उनको ज़्यादा ऐसा क्या कह सकते हैं लैट्रिन हो रहा है जिसमें पानी ऐसे निकल रहा है, तो ठीक है, जो नहीं कहते कि चार बार हो गया उनको लैट्रिन, तो ऐसा उस उतना दस्त ही है उनका। ठीक है, और उनसे क्या हो जाएगा कि पानी की कमी हो जाएगा उनमें। तो और आपके पास घरों में पैसे नहीं है, क्योंकि आपके बड़े जो हैं बड़े वो आपको
को ऐसा पैसे नहीं दे पाए थे या ध्यान में नहीं था कि आप पैसे मांग सको, और घर पे कोई बीमार पड़ गए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या करें कि ORS के लिए पैसे अगर घर पर नहीं है तो आप ORS बनाएं घर पे। वो कैसे? वो क्योंकि ऐसे बना सकते हैं जो कि बहुत आसान है। 1 लीटर पानी लीजिए, उस 1 लीटर पानी में आप क्या करें कि उसे उबालें, ठीक है, उबाल कर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी डालें। पानी को पहले उबाल ली। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा सुसुम हो रहा, मतलब अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा, ठीक है, बंद कर देंगे गैस। अब 6 चम्मच हम चीनी डालेंगे उसमें, और आधा चम्मच नमक डाल दें, और ऐसा घोल देंगे, मतलब कि ऐसा घुमा देंगे उसमें चम्मच से। तो अब क्या हो गया कि अब ORS तैयार हो गया आपका, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। तो आंसर है नहीं घुलेगा। तेल नहीं घुल पाएगा पानी में, सिरका नहीं घुल पाएगा पानी में, शहद नहीं घुल पाएगा पानी में। ये लड़की हैं जो कि सोच रही हैं जल में विद्यमान मीन्स मौजूद गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन पानी में कम घुलनशील है, मतलब कम ही होते हैं वैसे। कुछ द्रव और थोड़े थोड़े ही होते हैं, वही थोड़े थोड़े जो होते हैं वो मछलियाँ उसी ऑक्सीजन को लेते हैं, पानी में घुलनशील हैं इसीलिए। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं होती। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। ओहो, जो हम पहले कह रहे थे कि ऑक्सीजन गैस थोड़ी कम घुलती हैं, वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाते हैं, इसी के कारण जो जल में मछलियाँ मौजूद होती हैं, जो जल में बहुत सारे जीव मौजूद होते हैं, वो जो सभी जीव जो होते हैं, जीव जानवर ना, वो क्या क्या गैस लेते हैं? तो सभी लोग एक गैस लेते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं ऑक्सीजन गैस। हम लेते हैं, आप लेते हैं सारे ऑक्सीजन गैस। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके जिंदा रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भारी या हल्का, ठीक है, क्रियाकलाप 6.8। आइए माप करें कितना भारी और कितना हल्का। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। अच्छा जी, ये नेस्कैफे वाला ऐसा है, ले लिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें, ठीक है, प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें, आधा आधा भर रहे हम भरेंगे उसमें, ठीक है। एक कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। एक में जल हो गया जिसे हम क के नाम दे दें। दूसरे में रेत भरें। अच्छा, तो ये तो पानी से भारी निकलेगा, वो वही आधा आगे, आधा जो भरे हुए कप हैं उतने में ही। दूसरे रेत में भरें, इसे ख के रूप में चिन्हित करें। और तीसरा कंकड़ भी भरें और इसे ग के रूप में चिन्हित करें। अगर जिसमें हमने कंकड़ लिए हैं जो ग, वो तीनों से ही वो दो और पानी और रेत से ज़्यादा भारी होंगे एक कंकड़, उतने ही भरे हुए हैं, ठीक है। अनुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। जो भारी होगा वो होगा जिनमें कंकड़ भरे हुए हैं। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें, ठीक है। और चित्र 6.7 में देखिए, चित्र 6.7 दिखाया जा रहा है जल से भरे एक कागज के कप को तौलना, कागज के कप को तौलना, ठीक है जी, दिखाए जा रहे हैं। और उसमें दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है, ठीक है। हल्का है जो कि पानी, उससे थोड़ा भारी है तो है रेत उसमें है जिनमें, फिर उससे भी भारी हो गए जिनमें आंकड़ है, ठीक है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्का है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो, मतलब कि वो उतने ही वॉल्यूम के हों, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, उतने ही जगह छीक रही हो तो ठीक। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका जो द्रव्यमान है ना कम होता है।
जो हल्की होती हैं उनकी द्रव्यमान कम होती हैं, जो भारी होती हैं उनकी द्रव्यमान ज़्यादा होती हैं। यदि उनके आयतन समान हो तो, यदि उनके आयतन समान है, समान आयतन वाले, समान वॉल्यूम जिनके, जो जगह उतनी ही छेक रहे हो, ठीक है। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम। वह अभिवादन स्वीकार करते हैं, या फिर जो अगर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो लोग कहेंगे सारे नमस्ते मैडम, नमस्ते शिक्षिका मैडम जी, ठीक है। वह अभिवादन स्वीकार करती हैं और एक विशेष प्रयोजन से कहती है कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। उनका प्रयोजन ये है कि मतलब कि उनका ये हो सकता है कि वो कुछ बना करके अपनी मस्तिष्क में आए हैं कि आज हम एक कराना है अपने बच्चों के साथ, तो ठीक है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। जी जनाब। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बिल्कुल। बातचीत जारी रखते हुए वह दो विद्यार्थी को कांच के दो समान गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है, चित्र 6.8 का में देखिएगा, जबकि दूसरा का लगभग पूरा जल से भर जाता है, चित्र 6.8 खा में देख रहे हो तो ठीक है। एक में आधा भरा हुआ, एक में पूरा भरा हुआ, अलग अलग जल स्तरों वाले कांच के गिलास, ठीक है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? अच्छा, मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलास की क्षमता समान है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। ठीक, जल की मात्रा अलग अलग है, मतलब उसकी आयतन अभी अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। बिल्कुल, पहले में कम है, दूसरे में ज़्यादा भरे हुए हैं। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है, मतलब जो जगह जितना घेरा है गिलास के पानी ने, उसको आयतन दर्शाता है। ठीक है, जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है, कितना घेरा गया है। ये लड़की हैं जो कि ऐसा है कि उनका है कि मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। पूरा पानी जल की खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। अब मुझे इसका कारण समझ में आया, क्योंकि जो जग में पानी थे वो बहुत ज़्यादा थे और मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। अच्छा, ठीक है। अपनी दुकानों में अलग अलग आकार की तो इसका मतलब ये लग रहा है कि अगर ये पूछ रहे हैं कि मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, तो ये हो सकता है कि जग में पानी कम होगी इसीलिए, और उसका आयतन जो होगा पानी का बोतल के आयतन से, मतलब कि और शेष बच गई, बोतल ज़्यादा बड़ा था इसलिए ऐसा। लेकिन दिख रही है कि वो पानी भर रही है तो वो पानी थोड़ा नीचे भी गिरा रही है ऐसा भी है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पानी के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। जी हाँ, कोई 500 ml के होगा, कोई 1 लीटर के होंगे। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल देखे हैं। 200 ml का कोई कोकोनट ऑयल हो गए हैं, 500 ml के कोकोनट ऑयल हो गए हैं, 1 लीटर के सरसों मस्टर्ड ऑयल हो गए, मतलब सरसों के तेल हो गए, ऐसा कुछ। यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। ठीक है। पीने के जल और दूध की बोतलें पर 500 ml का लेबल लगा होता है।
जो आयतन दर्शाता है, जो कि 500 ml क्या है, तो उसके आयतन है, मीन्स उतने 500 ml अटेंगे उनमें, ठीक है। पीने का जल 500 ml, दूध का आयतन भी 500 ml। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि और सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते। जी हाँ, सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है, पहले देखते हैं कि एक सवाल पूछा जा रहा है। वो सवाल है, क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? वे क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? तो ठीक है, इस सवाल पे फिर से वापसी करके लौटेंगे, पहले ये पढ़ेंगे हम लोग। तो 6.4 द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा द्रव्यमान द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान हैं? क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान हों? तो नीचे बताएंगे कि कोई भी वस्तु को स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती हैं, उसे द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। द्रव्य किसे कहा जाता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, और द्रव्यमान रखती है, उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है, ठीक है, कि वो कितनी है, और इसे ग्राम और किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाई में मापा जाता है, ठीक है। और ये सवाल भी फिर से वापस लौटते हुए पूछते हैं, क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? हाँ, द्रव्यमान। यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? द्रव्य, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है, ठीक। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और स्मॉल के और स्मॉल जी के बीच कोई जगह नहीं है, और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ दें, मतलब संख्या लिख दें, उसके बाद हमने जगह छोड़ दिए थोड़े से, और उसके बाद फिर हमने उसकी इकाई लिखें। उदाहरण के लिए, यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि 7 थोड़ा सा जगह छोड़ दें, के और जी लिख दिया। के और जी के बीच में कोई जगह नहीं है, पर 7 और जो के स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में जगह छोड़े गए हैं के रूप में लिखा जाएगा, ना कि KGS, किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, बहुवचन नहीं होते इनमें, ठीक है, के रूप में। इसी प्रकार लीटर के बड़े L के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। और हम लोग इसे बहुवचन में उनके जो इकाई को हम लोग बहुवचन में नहीं लिखेंगे, KGs, mls, लीटर्स, सिर्फ लीटर ऐसे लिखें। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 500 मिलीमीटर जल है, मिलीलीटर जल है, तो इसे 500 ml लिखा जाएगा, ठीक है। m छोटा अक्षर, लोअर केस वाला, ठीक है। छोटा अक्षर मतलब लोअर केस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लोअर केस, मीन्स छोटा अक्षर में होगा, और L बड़ा अक्षर, अपर केस होगा। बड़ा अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपर केस में होगा। SI प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में मीटर क्यूब कहा जाता है। जो घन मीटर है ना, घन मीटर को संक्षेप में क्या लिखा जाता है? तो मीटर क्यूब लिखा जाता है, कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक, सुपरस्क्रिप्ट, मूर्धांक मीन्स
सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं अंग्रेजी में, इसे 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे लिखेंगे 2 घन मीटर, तो 2 मीटर क्यू लिखेंगे, ठीक है। घन मतलब क्यू हम लिखेंगे, ठीक है। उसका 3 लिख देंगे, मीटर के ऊपर उस सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे 3, ठीक है। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें, ठीक है। 1 मीटर क्यू, तो 1 और मीटर जो एम लिखे हुए हैं उनके बीच में एक जगह, एक स्पेस छोड़ा गया है थोड़ा सा। और इजिकल टू 1000 लीटर जो लिखे हुए हैं, 1000 संख्या हो गए, और लीटर जो एल लिखे गए हैं उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ गए हैं। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। ये शर्करा क्या होता है, आप ऐसा गूगल कर लेंगे कि शर्करा क्या होता है, ठीक है। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? सवाल यह है कि क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं। इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें, ठीक है। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। बिल्कुल, सामग्रियां जो होती हैं, सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है, ठीक है। वो उसको सामग्री कहते हैं। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लड़की हैं जो पूछ रहे हैं क्या वायु द्रव्य है? हाँ, वायु द्रव्य है। कैसे? क्या वायु द्रव्य है? क्या वायु द्रव्य है? क्या ये जगह छेकता है? हाँ, क्या वायु द्रव्य है? तो हाँ, छेकता है। अगर बलून हो, बलून में अगर हमने हवा भर रहे हैं तो वो उसने जगह अपना छेका है, तभी तो वो फूल करके बड़े हुए हैं। टायर्स हैं, टायर्स के जो ट्यूब हैं, वो टायर के जो ट्यूब हैं वो तो पहले सिकुड़े हुए थे, उनमें हवा छेका, जो हवा है, वायु है, वो उनके अंदर प्रवेश कर गई, ठीक है। प्रवेश कर जाने से वो अपना हवा ऐसा छेक लिया, अपना स्थान छेक लिया, तो वो भी द्रव्य है। जो भी चीज़ अपना जगह छेकती है वो द्रव्य कहलाती है, ठीक है। तो हाँ, वो भी द्रव्य है। तो हमने सीखा कि सामग्रियाँ भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाया, ठीक है। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है। हम लोग समूह में क्यों बना रहे कि ये जो चीज़ें अलग अलग बनी हुई हैं, ये अलग अलग सामग्रियों की बनी हुई हैं, तो हम लोग इनकी समूह बना दें। कोई प्लास्टिक के बने हुए, कोई लकड़ियों के बने हुए, कोई कागज़ हैं, कोई मिट्टी से बने हुए हैं, कोई लोहे से बने हुए हैं, कोई धातु से बने हुए हैं, कोई अधातु से बने हुए हैं, कोई पारदर्शी हैं, कोई अपारदर्शी, कोई अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है कि उनके क्या गुण हैं, वो दिखते कैसे हैं। तो उनके अलग अलग चीज़ें से करके उनका समूह बना दिए गए हैं, जिससे पढ़ना आसान हो जाएगा। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। बिल्कुल जी, हमने पहले ही सीख रखे हैं। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। ओके, विचार करें कि क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने
मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया? बहुत परिवर्तन किया है। अगर प्लास्टिक नहीं होते तो हमारे घरों में जो तारे हैं जिनमें बिजलियां दौड़ती हैं, वो उससे हम लोग चिपक जाते हैं, पर नहीं चिपक रहे हैं हर रोज़। क्यों नहीं चिपक रहे हैं? क्योंकि उन पर प्लास्टिक लगी हुई हैं, उन तारों के बीच, उन तारों पर। तो प्लास्टिक से ऐसा बचा दे रहा है हमें। और हम लोग अपने चप्पल पहन रहे हैं तो वो भी प्लास्टिक के हो सकते हैं कि पहन रहे, जिसमें थोड़े थोड़े ऐसा रबर सा है, स्पॉन्जीनेस सा है, तो ठीक है। वो भी हो गया। हम अपने पॉलीथीन्स का इस्तेमाल करते हैं कहीं ले जाने के लिए, सामान को कहीं कैरी करने के लिए। अगर हमें कुछ पानी कहीं लेके जाना है तो जो आपके घरों के ऊपर छतों पे जो पानी के टैंकर्स रखे हुए हैं, 1000 लीटर वाले, 2000 लीटर वाले, 5000 लीटर वाले, वो भी प्लास्टिक के ही बने हुए हैं। तो कितना अच्छा है प्लास्टिक, कितना आविष्कार मनुष्य जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं। और कहीं कहीं ख़राब भी हो चुकी हैं अगर हम उसे गलत इस्तेमाल करते हैं तो। जैसे कि अगर हम वही प्लास्टिकों को हम अगर पानियों में रख देते हैं या फिर समुद्रों में फेंक देते हैं, नदियों में, तालाबों में फेंक देते हैं, तो उसका जो है, जो मछलियां हैं वो उसे ग्रहण कर लेती हैं कि चलो इसमें थोड़े थोड़े ना खाने डाले हुए हैं तो खाना खा लेते हैं। वो खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं अगर, तो क्या हो जाते हैं, तो उनके लिए तो स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक हो गया ना। तो ऐसा ना फेंक, ऐसा प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ना हम गलत इस्तेमाल ना करें। क्या यह वरदान है या अभिशाप? दोनों है भाई। ऐसा वरदान ही कह सकते हैं कि प्लास्टिक तो वरदान ही है, अभिशाप थोड़े कम ही हैं, लेकिन थोड़े से अभिशाप तो हैं। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा, ठीक है। लड़का कहता है हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी ना। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। ओहो, बहुत अच्छा, बहुत रोचक चीज़ें हैं, ठीक। प्राचीन भारत में भी ऐसा ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। अच्छा, आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस को वो समूह में बांटने की एक प्रणाली है, ठीक है, एक प्रोसेस है। संस्कृत में एक दो वाक्य लिखे जा रहे हैं, 2 पंक्तियाँ लिखी जा रही है, वो इस प्रकार है। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मुद्री स्थिरा गुना से सूक्ष्म विसदा विसंति स विपर्याय। अच्छा अच्छा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1.18 की है, ठीक। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़, अच्छा जी, विपरीत गुणों के 10 जोड़ के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण है गुरु, भारी, मंद, धीमा, हिम, ठंडा या शीतल, स्निग्ध, चिकना, श्लक्षण, मुलायम, सांद्र, ठोस, मृदु, मुलायम, स्थिर स्थिर, सूक्ष्म या फिर छोटा भी कहते हैं, विषाद, गौर या गौर, चिपचिपा, गैर चिपचिपा, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द हो गया, भारी का हो गया भार में हल्का, धीमा का क्या हो गया, तीव्र या फिर तीव्रित, ठंडा या शीतल का हो गया गर्म, ठंडा या फिर गर्म, ठंडा या शीतल का हो गया गर्म या फिर तप्त, चिकना का हो गया सूखा, मुलायम का हो गया खुरदरा, ठोस का हो गया तरल, मुलायम का हो गया कठोर, स्थिर का हो गया चलायमान, गतिशील, अस्थिर, सूक्ष्म या छोटा का हो गया बड़ा या स्थूल, गैर चिपचिपा का हो गया चिपचिपा, गैर चिपचिपा मतलब चिपचिपा नहीं का हो गया चिपचिपा। प्रमुख शब्द हैं वो हो गए वर्गीकरण, ठीक है। कठोर, आघुलनशील, धुतिमय, चमकदार, द्रव्यमान, सामग्री, द्रव्य, धुतिहीन मतलब चमकहीन,
अपारदर्शी, नरम या कोमल, घुलनशील, पारभासी, पारदर्शी, आयतन, वर्गीकृत करना, अन्वेषण करना, पहचान करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, अंकित करना। अन्वेषण करना, आप ऐसा थोड़ा सर्च कर लेंगे इसका क्या मतलब होता है। अन्वेषण करना, जांच पड़ताल करना, ऐसा शायद हो सकता। सारांश, कुछ ये बातें हैं, इनके मुख्य बिंदु जो सारांश में आते हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती हैं। बिल्कुल, वस्तुएं जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ों से। अगर हम कलम वस्तु को बनाते हैं तो प्लास्टिक के बन रहे हैं, स्याही डाल रहे हैं, उसके कैप हैं तो उनमें थोड़े रबर डाल रहे हैं जहाँ पे ग्रिप से हम लोग पकड़ेंगे उंगलियों से, ठीक है। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजक से बन सकते हैं। हाँ, ठीक है। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, सामग्रियों को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में बांटी जा सकती हैं, जैसे धूतिमय, चमकदार एवं धूतिहीन, चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर, जैसे कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्रियां जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य अघुलनशील। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। हम किन्हें द्रव्य कहते हैं? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। तो हवा भी एक द्रव्यमान है, क्योंकि हवा भी अपना जगह घेरती है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। अगर जो भी द्रव्य है, हवा है, तो हवा ने जितना आयतन घेर रखा है तो उसको मतलब जो स्थान घेर रखा है उस स्थान को जितना घेरा हुआ है उसको हम लोग आयतन कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। जी हाँ, जो द्रव्यमान है किसी वस्तु में भी विद्यमान मतलब मौजूद द्रव्य की मात्रा को ऐसे मापता है कि वो कितनी है। आइए खेलें, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आइए और अधिक सीखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चमकदारी सतह, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हो गई। और भी सीखें, ये सारी हैं। टिल देन बाय, सी यू सून।